नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मशहूर परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर ने आईआईटी मुंबई के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब ये कहा है कि वो अपने पद पर बने रहेंगे। आईआईटी के एक डायरेक्टर के चुनाव को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उनका मतभेद था। बताया जा रहा है कि मामला भी सुलझ गया है, हल हो गया है। और इसके साथ साथ दूसरी घटना जो हुई है वो ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश सिंह को कारण बताओ नोटिस सरकार की तरफ से जारी किया गया है और उन स्थितियों को समझाने के लिए कहा गया है जिनके तहत 4 साल के विवादित कोर्स को लाया गया था। जानकार मानते हैं कि इस नोटिस को उन्हें उनके पद से हटाने की कोशिश के तौर पर जोड़कर देखा जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या सरकार को इस स्तर पर शिक्षा से जुड़े फैसले करने चाहिए या उन फैसलों को प्रभावित करना चाहिए? क्या भारत में जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी आज़ादी को लेकर सवाल क्या अब और गंभीर हो गए हैं? और किस तरह से शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्या वो भी इस सबसे प्रभावित हो रही है? हम देखने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से शायद जो पहली 100 यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरी दुनिया की, उनमें भी भारत का कहीं नाम नहीं है। क्या ये एक वजह है कि हम जो एक जो आज़ादी मिलनी चाहिए हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, वो नहीं मिल पा रही है? स्टूडियो में मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं जिनके जरिए इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे हम। प्रोफेसर अपूर्वानंद है मेरे साथ, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर एक मामला है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पड़ताल किस तरह से की जाए इस मामले की। जानी मानी इतिहासकार प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ ही 2 और ख़ास मेहमान भी मेरे साथ जल्द जुड़ेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सी राजकुमार हैं, वाइस चांसलर हैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के, और साथ ही मेरे साथ एक और मेहमान भी जल्द जुड़ जाएंगे। सबसे पहले प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, ये बताइए कि खासकर जो ये मामला अनिल काकोडकर साहब का है, प्रोफेसर काकोडकर का, उसको आप किस तरह से जोड़कर देखते हैं? क्या ये वाकई सरकारी इंटरफेरेंस का मामला था जिसने उनको नाराज़ किया और अचानक ऐसा क्या बदल गया कि वो मान भी गए? देखिए, बात बहुत साफ है। आप कमिटीज़, पूरा सिस्टम जो है, सिलेक्शन जो वाइस चांसलर्स की होती है, डायरेक्टर्स ऑफ आईआईटीज़ या आईआईएम्स की होती है, उसमें प्रोसीजर बने हुए हैं, कमिटी बनती है, उसमें अलग अलग जगह के अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। तो यहाँ एक कमिटी थी जो रिकमेंड कर रही थी नाम। ये बहुत साफ है कि एचआरडी मिनिस्ट्री से उन पे प्रेशर पड़ा, जो कि प्रोफेसर काकोडकर के स्टैचर के जो साइंटिस्ट हैं वो क्यों उसको पसंद करेंगे। तो उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने अपना कहा कि मैं इससे हट जाऊंगा। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ये सरासर इंटरफेरेंस है जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम इस रास्ते चलते रहेंगे, हमारी इंस्टीट्यूशंस में एक्सीलेंस की बात करना, क्वालिटी की बात करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना या रैंकिंग में आना, ये सब फजूल की बातें हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऑटोनॉमी अगर नहीं रहेगी, अगर डिग्निटी नहीं रहेगी, उसकी जो फैकल्टी है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको आज़ादी नहीं है, तो वो आज़ाद दिमाग से सोचेंगे कैसे? क्या मैं एक तरफ तो सरकार के सामने जाके सलाम करूं, एचआरडी मंत्रालय के सामने, और वापस आके मैं अपने स्टडी रूम में बैठ के बहुत ओरिजिनल थॉट सोचूं? ऐसा नहीं होता। वो मेंटालिटी बन जाती है अपने आप नहीं सोचने की, क्योंकि कोई और आपके लिए फैसले ले रहा है। मेंटालिटी बन जाती है जो इस वक्त पावर में है उसको खुश करने की बजाय कुछ ओरिजिनल करने की, ओरिजिनल सोचने की। इससे जो है समझौते होंगे और जो शिक्षा की पूरी जो क्वालिटी गुणवत्ता उस पर असर डालेंगे। ओरिजिनल थिंकिंग, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, जेन्युइन रिसर्च, इनोवेशन, जो सब हम बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को वहां पहुंचने के लिए हमें इनोवेशन चाहिए, ये सब फजूल बातें। इससे स्ट्रॉन्गर वर्ड में नहीं यूज करना चाहती, हालांकि उचित होगा स्ट्रॉन्गर वर्ड्स यूज करना, पर आपके चैनल की वो। प्रोफेसर अपूर्वानंद, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी का दूसरा मामला है। हम जानते हैं कि किस तरह से जो 4 साल का जो कोर्स था, 4 इयर्स जो कोर्स था, उसको कैसे रातों रात पूरा बदल दिया गया। मतलब सर के बल जिसे कहते हैं, खड़ा कर देना पूरे जो शिक्षा का जो पूरा इंतजाम था वैसा किया गया। और उसके बाद चाहे वो सही और गलत दोनों तरह की दलीलें हालांकि हमारे पास मौजूद हैं, 3 साल और 4 साल दोनों की, लेकिन इस सब के बाद किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको अब जो नोटिस दिया गया है, उनको कारण बताओ नोटिस है कि क्यों, किस तरह से उन्होंने सब हालात को निपटाया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसको इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए जिस तरह से हम शैक्षणिक संस्थानों में स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, या आप अलग तरीके से देखते हैं? स्वायत्तता का यह मसला है, लेकिन थोड़ा पेचीदा है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह चाहता है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यापक हूँ और मेरे कुलपति को अगर नोटिस दी जा रही है तो मैं प्रतिक्रिया करूँ और प्रतिक्रिया करूँ और मैं कुलपति के साथ खड़ा हूँ और मैं खुद से सवाल करता हूँ कि ऐसा मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ।
इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि पिछले 4 वर्ष से मैं खुद स्वायत्त महसूस नहीं करता हूँ। मेरी सारी स्वायत्तता एक अध्यापक के तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छीन ली गई है, और यह एक वजह है कि विश्वविद्यालय में जब आप सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समाप्त कर देते हैं, सारे लोकतांत्रिक निकायों को अक्षम बना देते हैं, तो स्वायत्तता का सिद्धांत अपने आप बेकार हो जाता है। उस समय स्वायत्तता का अर्थ यह है कि वह कुलपति की स्वेच्छाचारिता है, कुलपति की मनमानी है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे विश्वविद्यालयों के, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो प्रशासन तंत्र है, उस प्रशासन तंत्र में शीर्ष पर कुलपति है और कुलपति किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो यदि उसके फैसले के खिलाफ आपको कहीं अपील करनी है तो एक बहुत बड़ी दूरी पर बैठा हुआ है विजिटर, जहां तक आप कभी पहुंच नहीं सकते। इसलिए इस मसले में अभी जो हुआ है उसमें जो प्रश्न किया जाना चाहिए कि यह नोटिस सिर्फ कुलपति को क्यों, उनको नोटिस जरूर जानी चाहिए, लेकिन यह नोटिस, यह खुद विजिटर को अपने दफ्तर से भी सवाल करना चाहिए कि इसके पहले लगातार तथ्य उनके पास दिए जा रहे हैं। यानी प्रोफेसर अपूर्वानंद, मसला यहाँ पर यह है, चूंकि हम एक ब्रॉडर टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ऑटोनॉमी जो है सिर्फ सरकारी स्तर पर ही नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि खुद एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, खुद यूनिवर्सिटीज को भी अपने आप को खोलना होगा। मैं ठीक यही कह रहा हूँ कि ऑटोनॉमी तभी अर्थपूर्ण होगी, उसमें मायने तब आएंगे जब वह प्रत्येक निकाय में हो, यानी प्रत्येक अध्यापक ऑटोनॉमस महसूस करे, पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी फैसले में मेरी भागीदारी हो, मुझे हुक्म न दिया जाए कि आप ये कर देंगे। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं क्या साथ साथ कि अगर जी हुजूरी का जो पूरा एक कल्चर है, पूरी संस्कृति है, अगर ये ऊपर से आएगी, मंत्रालयों से होके, सरकार से होके, तो कुलपति से होके और नीचे तक जाएगी? इसमें 2 पक्ष हैं और उनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक, हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगर उनका एक्ट देखेंगे तो उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है, अगर आप एक्ट देख लें। लेकिन अब यह सरकार चाहती है कि उसका सीधा दखल हो जाए। अभी जो प्रस्तावित कर रही है एक सेंट्रल एक्ट और एक काउंसिल ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिसको चेयर करेंगे MHRD, जो दरअसल IITs के साथ होता है और जो IIMs के साथ इनफॉर्मल अरेंजमेंट है, IIMs ने अब तक रेजिस्ट किया है। तो अगर मंत्रालय का सीधा दखल होगा, इसका अर्थ ये होगा, जैसा अभी IIT में हुआ, कौन IIT का डायरेक्टर बनेगा यह तय करने की योग्यता मंत्रालय की नहीं है, यह तय करने की योग्यता विशेषज्ञों की है और आपको वहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब यह सीधा हस्तक्षेप हो रहा है, एक सेंट्रल एक्ट लाने की तैयारी हो रही है यूनिवर्सिटीज को लेकर। IITs की काउंसिल पहले से है, जिसको मिनिस्टर चेयर करती हैं और जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरे के विश्वविद्यालयों के भीतर इसकी चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है कि हमारा पूरा गवर्नेंस, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि वाइस चांसलर भी अकाउंटेबल हो और ऑटोनॉमी नीचे तक आए। बिल्कुल। प्रोफेसर सैयद ई हसनैन भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, चौथे खास मेहमान मेंबर हैं UGC के और साथ ही वाइस चांसलर रह चुके हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, जाने माने शिक्षाविद हैं हसनैन साहब। प्रोफेसर हसनैन, ये बताइए कि हम बहुत बातों में एस्पायर करते हैं कि हम जो हैं वो एशिया की सुपर पावर बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ तक भी सोचते हैं कि हम वेस्ट को भी चैलेंज कर देंगे और उनसे भी टक्कर ले लेंगे। लेकिन अगर वेस्ट का एग्जाम्पल लिया जाए, उनका उदाहरण लिया जाए और शिक्षा के मामले में लें, तो जो US, UK या ऑस्ट्रेलिया के जो शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का काम ये होता है कि एक ब्रॉडर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट किए जाते हैं, फंड्स दिया जाता है और बाकी इसके अलावा सारा काम खुद यूनिवर्सिटीज़ को करना होता है। क्या वाकई हम इन एग्जाम्पल्स को फॉलो कर रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, ये दो तरह का कारण है। अभी अपूर्वा जी ने सही बताया, ये जिम्मेवारी सिर्फ एक इस पर नहीं रखी जा सकती है। मैं शुरुआत करूंगा एक स्टेटमेंट से, और वो स्टेटमेंट है कि हायर एजुकेशन इज़ द पल्स ऑफ अ नेशन एंड इट हैज़ टू बी केप्ट स्ट्रॉन्ग। अगर इफ़ देयर इज़ वन नेशनल इशू, कोई एक राष्ट्रीय इशू हो जिसको बिल्कुल छेड़ा ना जाए, जिसको पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखा जाए, और वो है हायर एजुकेशन। अनफॉर्चुनेटली अभी जो हम देख रहे हैं, कितना सच है कितना नहीं है, दिस एटलीस्ट इम्प्रेशन गेट, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ परसेप्शन, एटलीस्ट इम्प्रेशन कमिंग इज़ दैट, अभी जैसे कि अपूर्वा जी ने बताया कि ये हस्तक्षेप का जो पॉलिटिक्स का जो इंटरफेरेंस आ रहा है, इसके वजह से इसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है ऑन हायर एजुकेशन। जी, आई होप वी आर रॉन्ग, आई होप इट इज़ नॉट अ परसेप्शन, आई होप इट्स ओनली एन इम्प्रेशन, बट इफ दिस इम्प्रेशन बिकम्स अ परसेप्शन, देन माई फियर इज़ कि हायर एजुकेशन वुड बी रियली, ये सब ख्याली पुलाव होगा कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े टॉप रैंकिंग इसमें जाएंगे, असंभव है, बिल्कुल असंभव है। लेकिन प्रोफेसर हसनैन, क्या ये भी है कि हम जिन लोगों को आप पिछले कई दशकों से शिक्षा को नजदीक से देख रहे हैं प्रोफेसर हसनैन, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि
पिछले एक दशक में या उससे ज्यादा में ये जो क्लच है, ये जो बंदिश है सरकार की, ये जो जकड़न है, ये बढ़ी है या खुली है? क्या आपकी चिंता बढ़ी है? ये पिछले एक दशक में जहाँ तक मैंने देखा है, ये बढ़ी है और ये बढ़ना बहुत खतरनाक हो रहा है। खतरनाक इतने हद तक हो रहा है कि ये क्यों अब दिल्ली विश्वविद्यालय के उदाहरण पूर्वा आनंद जी ने दिया। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम हमारे जो विश्वविद्यालय के जो लीडरशिप है उस पर भी उसका दखल है इसमें। आप क्यों झुक जाते हैं? वाई डू वी बेंड आवरसेल्फ मच मोर देन रिक्वायर्ड? आप एक तरफ से बेंड करेंगे, आपने प्रेशर डाल करके FIUP कर दिया, अब प्रेशर डाल करके FIUP निकाल दिया। आई थिंक दिस इज नॉट डन। We must have people who have character, who can say we are running for the university. हम विश्वविद्यालय के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी मंत्रालय के लिए, किसी इंडिविजुअल आदमी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के हित में तभी होगा जब आप डेमोक्रेटिक संस्थानों को विश्वविद्यालय की उनकी बातें सुनेंगे। जी, वो नहीं हुआ। बिल्कुल, तो इसमें गलती दोनों पक्ष की है। जी, प्रोफेसर सी राजकुमार भी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर राजकुमार, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से ये दो मामले तो हमारे सामने आए, लेकिन एक और जो बहुत ग्लेरिंग एग्जाम्पल था वो भी इतने सेलिब्रेटेड आदमी का, अमर्त्य सेन जैसे आदमी का, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि शायद मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है, शायद मुझे यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय का मैं जिक्र कर रही हूँ। क्या आप इसको भी इसी कड़ी में देखते हैं कि भारत में जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसको बांध कर रखा जा रहा है, उसकी जो जकड़न है वो ज़्यादा सख्त की जा रही है? ऐसा आपको लगता है कि क्लचेस जो हैं वो ज्यादा मजबूत हो रहे हैं? ये जो इन दिनों में जो इंस्टेंसेस हुआ है, ये एक चीज़ इससे हम लोग को सबको पता चल रहा है कि जो हमारा प्रायोरिटीज़ जो हायर एजुकेशन में होना चाहिए वो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सरकार को इस काम में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से जो ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस जो यूनिवर्सिटीज़ को होना चाहिए उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। और इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बार बार आ रहा है। और ये आज का सवाल नहीं है, पिछले कुछ वर्षों से ये सवाल है कि एट वन लेवल वी वांट टू रेज द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, जो दुनिया का टॉप यूनिवर्सिटी के साथ compete करना चाहिए। रिसर्च और स्कॉलरशिप और पब्लिकेशंस और स्टैंडर्ड्स को ऊंचा करने के लिए एफर्ट लिया जा रहा है और कह रहे हैं कि हमारा मकसद ये है कि हमारा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल लेवल पे compete करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो काम हम कर रहे हैं वो हर बार हम लोग को एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारा जो विजन और जो एक्चुअल लेवल पे जो एक्शन कर रहे हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। और ये तो मैं वेस्ट का कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत आगे बढ़ गए हैं उनके जो इंस्टीट्यूशंस, जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जो आप कह रहे थे। लेकिन आप साउथ ईस्ट एशिया में भी देख लीजिए कि पिछले जो 10-15 साल में जो साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ताइपे, मेनलैंड चाइना, इवन ये सब देशों में यूनिवर्सिटीज़ का जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कारण आप देखें तो इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दिया गया है, इंडिपेंडेंस दिया गया है, सरकार एक फैसिलिटेटिव रोल प्ले किया गया है और वहाँ इंस्टीट्यूशंस को अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को खुद निर्णय करके चलाने के लिए एक अधिकार दिया गया है। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली हर तरह का रेगुलेटरी चैलेंजेस, गवर्नमेंटल चैलेंजेस और वेस्टेड इंटरेस्ट मिलके इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। और ये सारे जो इंस्टेंसेस जो आप देख रहे हैं ये तो बड़ा प्रोमिनेंट चीजें हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारा ऐसे इंस्टेंसेस जो पब्लिक डोमेन में आता नहीं है। लेकिन प्रोफेसर राजकुमार, जो एक बहुत अहम बात है इसमें ये उठ रही है कि ठीक है, हम एक तरफ तो ये इल्जाम दे रहे हैं कि सरकार ये करने की कोशिश करे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ दो मेहमानों ने कहा कि उन लोगों को भी शायद हमें माफ नहीं करना चाहिए जो कि उससे ज्यादा झुक जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि जरा झुकिए तो वो रेंगने लगते हैं। नहीं, जो एक्चुअली ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने मन माने या उनका वाइस चांसलर्स अपने मन माने कोई भी कर सकते। उनको एक ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी साथ ही होता है। लेकिन ये सवाल है कि अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और उनके जो गवर्नेंस बॉडीज़ के थ्रू होना चाहिए या एक्सटर्नल फोर्सेस, चाहे वो सरकार हो या वो रेगुलेटरी बॉडीज़ करना चाहिए। मेरा व्यू है कि अगर अच्छे इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड आप देखें तो
उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स और गवर्नेंस मैकेनिज्म्स, चाहे वो फैकल्टी के थ्रू हो या उनके जो बॉडीज के थ्रू हो, वो बेटर रहता है, क्योंकि वो लोग इंस्टीट्यूशंस को अच्छे समझते हैं और उस इंस्टीट्यूशन भविष्य में उनका ज्यादा स्टेक होल्डरशिप है। सरकार का जो फैसिलिटेटिव और फंडिंग रोल को हम मॉनिटरिंग और असेसमेंट रोल के साथ मिक्स करके वी हैव क्रिएटेड अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, एंड उसको हम लोग को एड्रेस करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजन, जो मेक इन इंडिया कैंपेन जो उन्होंने लॉन्च किया है, मैं वापस आती हूँ, इसी से जुड़ा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। दरअसल मेकिंग ऑफ इंडिया, जी हाँ, मैं आती हूँ। मेकिंग ऑफ इंडिया में जो मेकिंग ऑफ इंडिया में हायर एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हायर एजुकेशन का फोकस के थ्रू ही आप एक मेकिंग ऑफ इंडिया कर सकते हैं, जिसमें जिस इंडिया काफी अहम बात है जो आप कह रहे हैं। प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह की लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है भारत में इस वक्त, क्या वाकई इस इकोनॉमी के मद्देनज़र ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये विडंबना नहीं है कि एक तरफ हम जो है इकोनॉमी को लिबरलाइज करना चाहते हैं, स्किल्ड वर्कर्स लाना चाहते हैं, स्किल्ड पॉपुलेशन बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो है हम अपने एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद करना चाहते हैं, उनका गला घोटना चाहते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि इसमें वो बू आती है जो एक सोशलिस्ट एरा में जो माई बाप कल्चर, माई बाप सरकार का जो दौर था, क्या आपको लगता है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है एक दूसरे के साथ? मुझे नहीं लगता कि आप जो आप सोच रहे हैं कि जो लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है उसके साथ जो है इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम होगी, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे राजकुमार जी जिंदल में हैं, ऐसी 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ट्रेडिशंस और रेपुटेशन अलग है, पर मेजॉरिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तो पब्लिक यूनिवर्सिटी से भी बुरा हाल है। ऑटोनॉमी क्या, वहाँ तो किसी तरह की भी कोई फ्रीडम या किसी चीज़ की नाम भी नहीं है, सैलरीज भी नहीं मिलती, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई टेन्योर नहीं है। मैं एक चीज़ पे आपको लाना चाहती हूँ। हाँ, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ पिछले बहुत सालों से। हमारे यहाँ अभी जैसे एक कॉन्क्रीट सिचुएशन है, हमारा अपना एक एक्ट है जिसके अंदर JNU बनी थी, और अब जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट है जिसके अंदर ये नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। अब कोशिश ये हो रही है कि हमारे जैसी पुरानी यूनिवर्सिटीज़, इंक्लूडिंग और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पुरानी है, इन सबको ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के नीचे लाया जाए। तो एक ये जो ऑटोनॉमी वाला जो इशू है, इसके साथ ये एक स्टैंडर्डाइजेशन, वन साइज फिट्स ऑल। BHU कब पैदा हुआ, हम कब पैदा हुए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर सेंट्रल बनी है उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके क्या ट्रेडिशंस है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, रोल क्या है। हम एक नेशनल यूनिवर्सिटी हैं, हम लोगों को एक मैंडेट दिया गया है जो कि बिल्कुल अलग है दूसरी यूनिवर्सिटी से, पर यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन की जो एफर्ट हो रही है ये भी हमारी ऑटोनॉमी को रोकती है। तो इस पे हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत टफ स्टैंड लिया है। टीचर्स और टीचर्स के ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे वाइस चांसलर, हमारे सारे काउंसिल जो है इस चीज़ से बहुत परेशान है कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग एक ट्रेडिशंस हमने ऑटोनॉमी की बनाई है और डेमोक्रेटाइजेशन की बनाई है, हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो यहाँ पे चाहे वो IIT की बात हो, चाहे वो JNU की बात हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो, हमें उनकी एक अपनी जो पहचान है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी। हार्वर्ड और येल क्या एक है? बर्कले और शिकागो क्या एक है? नहीं, वो इसलिए ग्रेट है क्योंकि वो अलग अलग है, वहाँ डाइवर्सिटी है, हर एक की एक अपनी प्रोफाइल है। या हम क्यों सबको एक चीज में धकेलना चाहते हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको और देना चाह रही थी, सॉरी, कि पिछले साल 13 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स चूज किए गए, ये सरकार आने के कुछ महीने पहले। उनमें से एक कमेटी में मैं भी थी, और वाइस चांसलर सिलेक्ट करके पूरा काम हुआ, कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, पर वो सारे जो रिकमेंडेशंस थे वो डस्टबिन में चले गए। तो इतने लोगों ने, हर कमेटी में 3-3, 4-4 लोग थे, 5-5 उन्होंने काम किया। तो ये ऑटोनॉमी, और इन कोटकर जी जो अब कह रहे हैं, तो अब ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारी कमिटीज थी और कोई एक को इंटरफेयर नहीं किया गया, पर ये तो एक ट्रेंड है पूरा इस सरकार का। इसके अलावा जो और दूसरा डर है वो ये भी है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है, इसके बाद क्या सरकार पाठ्यक्रम पर भी आ सकती है? क्या वाकई जो पुराना ट्रेडिशन है उसको बदलने के लिए नए सिरे से नई विचारधारा के साथ नई तरह की चीजें ऐड करने की कोशिश हो सकती है? अभी ही ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि पाठ्यक्रम किस तरह से बनना चाहिए। नए सेंट्रल एक्ट के साथ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम,
अगर ये आप केंद्रीकृत रूप से सुझाना शुरू करेंगे विश्वविद्यालयों को और उनको आज़ादी नहीं देंगे कि वे किस तरह की व्यवस्था रखें, किस तरह का शिक्षण अपने यहाँ रखें, तो इसका मतलब है कि आप ये बता रहे हैं कि करिकुलम कैसा हो, सिलेबस कैसा हो, और आप ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को मजबूर किया जाए कि वो अगर कोई केंद्र कह रहा है कि यहाँ से इनको आने दीजिए, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उसके लिए रास्ता खोल दे, जो बिल्कुल गलत बात है। तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में हस्तक्षेप एक वास्तविक खतरा है जिसको हम लोग एकदम सामने देख रहे हैं। क्योंकि ये भी कई बार दलीलें दी जा रही हैं कि बहुत पुराना पड़ चुका है, 50-60 साल हो चुके हैं, फिर से नए सिरे से देखने की जरूरत है। हम अपने पाठ्यक्रम को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये हमें करने दीजिए जो हम 4 साल पहले भी कह रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और जिनको ये काम अच्छा आता है वही करें तो ठीक है। हाँ बिल्कुल, विशेषज्ञों को करने दीजिए, अध्यापकों को करने दीजिए, और इसमें समय लगता है। अगर आप यह सरकारी तौर पर करेंगे और अगर विश्वविद्यालय के बाहर की कोई संस्था सुझाएगी, तो इसका मतलब है आप विश्वविद्यालय को नष्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसा सारे लोगों ने कहा कि आप 200 क्या 400 क्या 600 शीर्ष विश्वविद्यालयों में कभी स्थान नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर का कोई भी व्यक्ति आता है और जब हिंदुस्तान में इस तरह से होते हुए देखता है तो वो हंसता है कि क्या आप यूनिवर्सिटीज के साथ इस तरह बर्ताव कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी और खासकर प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि बात ये नहीं हो रही है कि पूरी हमें आज़ादी चाहिए, बल्कि ऑटोनॉमी की बात हो रही है कि हम जिम्मेदारी के साथ अपनी आज़ादी को लेना चाहते हैं। ऑटोनॉमी के बारे में यह ध्यान रखना जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि ऑटोनॉमी पुरस्कार है। ऑटोनॉमी पुरस्कार नहीं है, अधिकार है। ऑटोनॉमी दरअसल शर्त है। अगर आप मुझे ऑटोनॉमी नहीं देंगे तो मैं वो काम कर ही नहीं सकता, इसलिए कोई पुरस्कार नहीं है। जी हाँ, प्रोफेसर हसनैन ये बताइए कि फिलहाल कहा यह भी जाता है कि भारत चूंकि उन देशों में शुमार है, या फिर एक डेटा ये भी कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो युवा लोग हैं, जो यंग पॉपुलेशन है, वो भारत में है, और जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकता था वो कहीं ना कहीं अगर हमारी प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, अगर वो गलत हो जाएं तो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। किस तरह से आपको लगता है कि इसका चारा क्या है? कैसे यूनिवर्सिटीज आगे बढ़कर आएं, कैसे बातचीत करें और अपनी बात मनवाएं? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि अगर हम हायर एजुकेशन को, अगर जो डिक्लाइन चल रहा है ये कंटिन्यू करें, तो ये बिल्कुल संभव है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड न बन करके डेमोग्राफिक हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। अभी हम अगर जो ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, अभी अपूर्वानंद जी ने भी कहा और JNU के हमारे प्रोफेसर ने भी कहा, डॉक्टर मुखर्जी ने भी, आई थिंक ये एकेडमिक्स आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। एक बाहर की कमिटी जिसने कभी आज तक क्लास नहीं लिया, जिसने कभी आज तक यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर नहीं देखा है, दे कैन नॉट बी आस्क्ड टू डू दिस। और ये कहना है कि नहीं हम हैंडफुल ऑफ एकेडमिक्स को बना देंगे, आई थिंक दिस इज वेरी ट्रू। वन साइज कैन नॉट फिट ऑल एंड विल नॉट फिट ऑल। ये सबसे बड़ी गलती हम करने वाले हैं। IIT का जो एग्जाम्पल देते हैं तो IIT में हस्तक्षेप नहीं होता है बाहर से, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट फ्यू एपिसोड्स। वो काउंसिल है टू जस्ट इंश्योर दैट देयर इज अ जेनेरिक कंसेंसस। हम स्पेसिफिक कंसेंसस की बात पर उतर आए हैं। जेनेरिक रूप पर तो हम चाहते हैं, स्पेसिफिक रूप पर भी जो मैं कह रहा हूं, जो मंत्रालय से आदेश मिलेगा उसको पूरा करना है। ये अगर सच होगा तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी कठिनाई बन सकती है, और हमें बिल्कुल बड़ा निराशा हम लोग के लिए होगी कि जो हम लोग के साथ जो सबसे बड़ा डिविडेंड है आज के डेट में, देख लीजिए IIT वगैरह के जो रेपुटेशन है वो सिर्फ इसी वजह से है कि इनका हम लोग के ऊपर कोई किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फ्री टू टीच व्हाट आई वांट टू टीच, और इसमें हमें अधिकार है कि मुझे क्या पढ़ाना है। कोई बाहर का मुझे कभी बता नहीं सकता, बताना भी नहीं चाहिए। ये जो पॉलिसी आ रही है कि बाहर वाले लोग कोर्स स्ट्रक्चर करेंगे, वो सिलेबस स्ट्रक्चर करेंगे, अगर ये सही है तो ये सबसे बड़ी वी विल बी कमिटिंग द बिगेस्ट ब्लंडर। एंड वो मेक इन इंडिया की जो बात छोड़ दीजिए, फॉरगेट अबाउट इट, वी विल गो डाउन। आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस थिंग दैट वी नीड टू वरी अबाउट। जी हाँ, प्रोफेसर सी राजकुमार, कहा यह भी जाता है कि जिनको सियासत आती है वो सियासत करें, जिन्हें पढ़ाई लिखाई आती है वो पढ़ाई लिखाई करें। अगर रोल रिवर्सल होगा तो शायद मुश्किल होगी कि अगर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो आके पढ़ाई में दखल दें और ये बताने लगें कि आखिर पढ़ाया क्या जाएगा। और खासकर ये भी बात है कि जो नेशनल बिल्डर्स थे हमारे, खासकर अगर जवाहरलाल नेहरू का हम जिक्र करें, तो शायद उनकी परिकल्पना में, उनकी जो हाइपोथेसिस थी, जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हिंदुस्तान के, वो शायद ये नहीं रही होगी। किस तरह से उस चीज़ को दोबारा वापस लाया जाए, क्या चारा है, क्या हल है, क्या तरीका है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास, वाइस चांसलर्स के पास, टीचर्स के पास? एक्चुअली इसमें हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट डिबेट देश में भी होना चाहिए कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट
इन हायर एजुकेशन, क्योंकि इसमें क्या है कि सरकार कभी का ये सोचता है कि जो फंड्स और रिसोर्सेस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अलोकेट करते हैं, पर्टिकुलरली जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, उसके साथ साथ उनका थिंकिंग ये भी है कि हम लोग अगर रिसोर्सेज दे रहे हैं तो हम लोग को इसमें कुछ कहने के लिए भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन जो ये चीज़ हम लोग को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सोचना चाहिए कि किस तरीके से सरकार का रोल होना चाहिए और सरकार के इंटरेस्ट में क्या है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रह गया कि हम लोग मिक्स कर दिया कि जो रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटरी बॉडीज ऑन द वन हैंड एंड द फंड्स एंड रिसोर्सेज जो वो दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इसके बिकॉज ऑफ दिस वी हैव मेड आवर इंस्टीट्यूशंस वो इतना डिपेंडेंट है, एक तो हो चुका है। और आई कैनॉट टेल यू कि कुछ चीज़ें कैमरा में बोलने के लिए भी लायक नहीं है कि जो वाइस चांसलर्स ऑफ मेनी ऑफ आवर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो डिपेंडेंट है सरकार में, उनका जो रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत और परसुएड करना पड़ता है कभी काज की रिसोर्सेज के लिए। और वो चीज़, वो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क जिस तरीके से हम इसको गवर्न कर रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली हैज़ क्रिएटेड ए वेरी डेलिटीरियस इम्पैक्ट ऑन द हायर एजुकेशन। लेकिन ये भी मैं कह सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम खाली इंडिया में नहीं, अभी इंडिया फेस कर रहा है, लेकिन बहुत सारे जो देश मैंने बताया इधर भी 10, 15, 20 साल तक ऐसे ही सरकार चलाते थे इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन नया थिंकिंग आ गया, कि नया इमेजिनेशन आ गया कि क्या करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें। आप तो टॉप 100 कह रहे थे, टॉप 200 में भी नहीं है कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी। और अब आप गौर से देखें तो जो इन दिनों में जो यूनिवर्सिटीज डेवलप हुआ है इस देशों में, टर्की का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, और भी देश जो चाइना का एग्जाम्पल दे दीजिए, यहां आप धीरे धीरे सरकार का जो रोल जो यूनिवर्सिटीज में अच्छे अच्छे लोगों को ले आने के लिए एक एनवायरनमेंट बनाइए, रिसोर्सेज दे दीजिए, फिर आप यूनिवर्सिटीज को एम्पावर कर सकते हैं। तभी आप एम्पावरमेंट को बात कर सकते हैं। समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ प्रोफेसर मुखर्जी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। प्रोफेसर अपूर्वानंद, आपका भी शुक्रिया, और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर हसनैन भी मौजूद थे। तो साफ तौर पर दो खास बातें तो मेहमानों ने जो कही हैं। सबसे बड़ी बात प्रोफेसर हसनैन ने कही कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा फील्ड है जहाँ बिल्कुल दखल नहीं होना चाहिए सरकार का, तो वो शिक्षा है। दूसरी खास बात ऑटोनॉमी को लेकर प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कही कि शायद ये सिर्फ मांग नहीं है बल्कि एक शर्त है कि ऑटोनॉमी पहले होनी चाहिए। शायद इसी की वजह से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, वो ठीक से काम कर पाएंगे। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।